हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। साथियों आज की इस क्लास में हम रीजनिंग की पार्ट संख्या 93 को कवर करेंगे। और दोस्तों इससे पहले कि यदि आपने पिछले 92 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर के पिछले पार्ट्स को भी देख लीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। साथियों आज की इस क्लास में हम रीजनिंग को एकदम शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज की इस क्लास में साथियों हम रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहने वाले हैं। और सारे के सारे मोस्टली प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की इस क्लास में किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो आप देखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि पक्षी गरुड़ और शुतुरमुर्ग, पक्षी गरुड़ और शुतुरमुर्ग में कौन सा बेन आरेख बनेगा। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है ACEG अगर BDFH से संबंधित है तो CEGI किससे संबंधित होगा। तो इसके बारे में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मात्र 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर आएगा, कैसे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो कि एक श्रृंखला का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखा है। इसमें दोस्तों बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपकी इस क्लास में कवर होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, आज के पहले क्लास की। इनमें से दोस्तों आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये अपने रीजनिंग की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। कोई भी एग्जाम इनमें से हो जिसमें की भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है, कोई भी वनडे एग्जाम, उसके लिए ये रीजनिंग की क्लास बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। इससे पहले एक छोटी सी जानकारी है, इसको भी ले लीजिए। यदि आपको इस क्लास का PDF प्राप्त करना है, अगर आप PDF से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली के बेसिस पर PDF प्रोवाइड करवाए जाते हैं और दोस्तों क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न हमारे सामने बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, अगर शब्द का संबंध भाषा से है, अगर शब्द का संबंध भाषा से है तो रेखा का संबंध किससे होगा, इसको बताना है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में तो एक बात आपको याद रखनी है। देखिए अगर हमें भाषा के बारे में जानकारी करनी है तो उससे पहले आपको शब्दों का अध्ययन करना पड़ेगा। किसी भी भाषा के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आपको उस भाषा के पहले शब्दों का अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले भाषा के हम अक्षर सीखेंगे, जैसे हमने बचपन में छोटा आ बड़ा आ सीखा था, ठीक है। उसी प्रकार अब इन्हीं से मिलकर शब्द बनेंगे। कैसे बनेंगे, जैसे मान लीजिए राम, ठीक है, ये क्या है, एक शब्द है, कितने अक्षरों से मिलकर बना है तो दोस्तों 3 से। यहाँ इसमें रा है, आ है और मा है, तो हो जाएगा इसमें क्या, राम हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बना, एक शब्द बना। और इसी शब्द में आप हम समझेंगे ये कौन सी भाषा में लिखा है, तो आप कहेंगे ये आपका कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा, जिसकी देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो इसका मतलब है भाषा को सीखने से पहले भाषा के शब्दों को सीखना पड़ता है। उसी प्रकार यदि आपको रेखा को यहाँ पर क्या है, यदि आपको रेखा की जानकारी लेनी है तो रेखा की जानकारी लेने के लिए किसकी बात करेंगे, तो दोस्तों याद रखेंगे कि अब बीजगणित को पढ़ें ताकि हमें रेखा आ जाए। तो आप कहेंगे सर बीजगणित में तो कहीं भी रेखाएं नहीं होती हैं। त्रिकोणमिति को पढ़ लें तो क्या रेखा आ जाए। देखिए त्रिकोणमिति में भी दोस्तों कोई रेखा नहीं होती है। तो आकृति की बात करें तो आकृति में रेखा होती है, आकृति में रेखा होती है, लेकिन आकृति के अध्ययन करने से हमें कभी भी रेखा का पता नहीं चलता है। अगर हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्री के बारे में, यानी कि ज्यामिति के बारे में, दोस्तों यदि आप ज्यामिति का अध्ययन करेंगे तो ज्यामिति में जब बचपन में हम कक्षा 7, 8, 9, 10 में पढ़ते थे तो उस समय हमें पढ़ाया जाता समांतर रेखा, सरल रेखा और ऐसी बहुत सारी प्रकार की रेखाओं के बारे में बताया जाता था। तो अगर आप ज्यामिति पढ़ेंगे दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका ज्यामिति आएगा। यदि आप ज्यामिति पढ़ेंगे तो आपको वहां पर रेखाओं का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये दे रखा है प्रश्न चिन्ह, जल्दी से बताइए ये जो श्रृंखला है इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए अगर बात कर लें इस प्रश्न के बारे में तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 4, 24, 24 के बाद दोस्तों 48, 48 के बाद में हम लिखेंगे इसको 80, ठीक है, 1 मिनट,
इसको क्या लिखेंगे 48 लिखेंगे। 48 के बाद में दोस्तों इसको 80 लिखेंगे। 80 के बाद एक प्यारा सा क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 168 दे रखा है। क्या दे रखा है 168 यानी कि 168। तो जल्दी से बताना है इस प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों अगर बात कर लें इसके लॉजिक की, देखिए यहां पर 4 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे 24 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 6 करेंगे 24 हो जाएगा, और 24 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, आप कहेंगे 48 होगा। लेकिन 48 के कहीं भी पाड़े में, कहीं भी टेबल में मल्टीप्लाई करने से 80 नहीं आता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दोस्तों हम छोटा सा लॉजिक लगाएंगे, अंतर का लॉजिक। किसका लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, अंतर का लॉजिक लगाएंगे। तो चलिए अंतर के बारे में बात करते हैं। तो आप पाएंगे सर यहां पर जो अंतर है वो 20 का अंतर है। इसके बाद अगले में देखेंगे तो 24 दूना का 48 यानी कि 24 का अंतर है। और उसके बाद देखें तो दोस्तों 48 से 80 हुआ है, 48 से 80 हुआ है तो 48 2 50 30 80 यानी कि दोस्तों 32 का अंतर है। उसके बाद कितने का अंतर हो और अगले में कितने का अंतर हो, ताकि हमारी श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों आप इस श्रृंखला को गौर से समझिए। यहां पर एक प्यारा सा लॉजिक चल रहा है, बहुत ही शानदार। देखिए इनका अगर अंतर देख लें तो दोस्तों 8 का अंतर है। कितने का, 8 का अंतर है। आप कहेंगे अगर हम इसका अंतर देखेंगे तो 8 का है। उसके बाद इसका भी अंतर देखेंगे तो 24 और 8 होगा तो तभी तो 32 होगा, यानी कि 8 का अंतर है। उसके बाद अगला अंतर भी दोस्तों यदि 8 का बना दें और उसके बाद अगला अंतर भी 8 का बना दें तो क्या श्रृंखला सही हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखना, यहां पर आपको देखना है यदि हम 32 में 8 जोड़ेंगे तो अगला अंतर हमारा कितने का होना चाहिए सर, 40 का अंतर होना चाहिए। कितने का, 40 का। उसके बाद 8 जोड़ेंगे तो 48 का अंतर होना चाहिए। तो कैसे बनेगा, देखिए अगर हम 80 में 40 जोड़ देंगे दोस्तों 120 आ जाएगा। गौर से समझना है, 80 में 40 जोड़ देंगे 120 आ जाएगा, और 120 में 48 जोड़ देंगे तो अगला पद हमारा 168 आ जाएगा। तो इस तरह से साथियों हम कहेंगे जो क्वेश्चन मार्क है उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जिसमें 120 दे रखा है। दोस्तों ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कह रहा है एक दिन प्रातः 7 बजे, एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश सूर्य की ओर अपनी पीठ कर किए हुए चलना प्रारंभ किया। नरेश नाम का कोई व्यक्ति है, उसने सूर्य के ओर पीठ की और सुबह का 7 बजे का समय है और वो पीठ करके चलना शुरू कर देता है। कह रहा है वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता है। उसके बाद दोस्तों फिर दाईं ओर मुड़कर सीधे चला, फिर बाईं ओर मुड़कर चला, तो अब उसका मुंह किस दिशा में है। यानी कि हमें डायरेक्शन के बारे में पता चलना है, पता करना है क्या इसका सही उत्तर होगा। देखिए अगर बात कर ले इस प्रश्न में सूर्य के बारे में, तो सूर्य तो निश्चित है दोस्तों कहां पर निकलेगा, क्योंकि सुबह की बात करी है और सुबह जो सूर्य होता है वो पूर्व दिशा में निकलता है। कहां पर निकलता है, पूर्व दिशा में। इस तरह से ये दिशा हमारी कौन सी बन जाएगी, सूर्य जो निकलेगा वो दोस्तों पूर्व दिशा में निकलेगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं, कह रहा पीठ कर रहा है नरेश, सूर्य की ओर पीठ कर रहा है, यानी कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है, वो पीठ करेगा तो पश्चिम की दिशा में जाएगा। पूर्व में अगर सूर्य है तो पीठ करके खड़ा होगा तो वो उसका मुख किस दिशा में होगा, पश्चिम में, और पश्चिम में जा रहा है। उसके बाद उसने चलना प्रारंभ कर दिया, कह रहा है बाईं ओर मुड़ा। अब नरेश का मुख दोस्तों पश्चिम दिशा में है और अगर उसे बाईं ओर मुड़ना है तो दक्षिण में चला जाएगा। कहां पर जाएगा दोस्तों, दक्षिण में चला जाएगा। इसके बाद कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुख दक्षिण दिशा में है, थोड़ी दूर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ जाता है, तो अब वो दोस्तों पश्चिम में जाएगा। कहां पर जाएगा साथियों, पश्चिम में जाएगा। इसके बाद कह रहा है फिर से बाईं ओर मुड़ा, फिर से बाईं ओर मुड़ा, अभी भी नहीं रुका, थोड़ी दूर चला और फिर से बाईं ओर मुड़ गया। यानी कि दोस्तों अब की बार जो उसका मुख होगा वो दोस्तों ये जो दिशा में हो जाएगा, और ये दिशा कहेंगे दोस्तों कौन सी दिशा है साथियों, ये दिशा जो बनती है, इस तरह से हम दिशाएं बनाते हैं, ईस्ट, उसके बाद यहां पर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ तो नीचे साउथ। तो इसका मुख कौन सी दिशा में, सर नीचे की ओर इसका मुख है, इसका नीचे की ओर मुख है, क्योंकि पूछा है अब उसका मुख किस दिशा में है, तो कौन सी दिशा कहेंगे सर, दक्षिण दिशा कहेंगे। और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि कोल्ड को AlHY लिखा जाता है तो आयरन का कोड क्या होगा। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहले कोल्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कोल्ड, COLD,
क्यों ना हम इसका साथियों प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो आप कहेंगे सर जो सी का प्लेस वैल्यू होता है वो 3 होता है। क्या होता है? 3। उसके बाद ओ का प्लेस वैल्यू जो बनता है वो साथियों 15 बनता है। क्या बनता है? याद रखेंगे, ओ का जो प्लेस वैल्यू बनता है वो 15 बनता है। उसके बाद आगे एल का प्लेस वैल्यू 12 है और आगे देखेंगे डी का प्लेस वैल्यू 4 हो जाएगा। और इनके सामने इनको लिखा क्या गया है तो दोस्तों बहुत शानदार तरीके से देखते हैं। इनको क्या लिखा गया है? आप कहेंगे सर इसको सबसे पहले ए यानी कि 1 लिखा गया है, एल यानी कि दोस्तों 12 लिखा गया है, एच यानी कि 8 लिखा गया है और वाई यानी कि 25 लिखा गया है। तो इसका लॉजिक क्या है और इसी लॉजिक के अनुसार अगले वाले को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, अगर 3 में से हमें 1 प्राप्त करना है तो -2 करना पड़ेगा। अगर 15 में से 12 प्राप्त करना है तो -3 करना पड़ेगा और 12 में से 8 प्राप्त करना है तो -4 करना पड़ेगा और 4 में से अगर 25 प्राप्त करना है, 4 में से अगर 25 प्राप्त करना है और ये बात हो रही है अंग्रेजी वर्णमाला की, तो दोस्तों डी में से यदि 5 माइनस कर दें तो 25 आ जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह का लॉजिक चल रहा है, यानी -2 -3 -4 और -5 का। तो आयरन में सीधा सा बता देते हैं, सीधा सा आयरन में बता देते हैं क्या इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखिए, यहां पर आई का मतलब 9 होता है और 9 में से यदि 2 चला जाएगा तो दोस्तों 7 बचेगा और 7 प्लेस वैल्यू दोस्तों जी से शुरुआत होती है। 7 प्लेस वैल्यू में जी से शुरुआत होती है, सभी में जी दे रखा है। इस तरह से सभी इसका हो सकता है, कौन सा उत्तर हो उसके बारे में चेक करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए, दूसरे नंबर पर आर दे रखा है। आर का मतलब साथियों 18 होता है और 18 में अगर 3 घटा देंगे तो 15 बचेगा और 15 का मतलब है ओ। जी के बाद ओ आना चाहिए, जी के बाद ओ किसी में भी नहीं है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में है। केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में जी के बाद क्या है? ओ है। और इस तरह से हमारा सही उत्तर बन जाएगा GOKI। के मतलब 11 पर, अगर यहां पर ये 15 है, 15 में से अगर माइनस क्या कर देंगे दोस्तों? 4 कर देंगे, क्योंकि तीसरी बार में -4 है तो क्या आ जाएगा आपका? 11 आ जाएगा। 15 में -4 11 यानी कि के आ जाएगा और उसके बाद आगे 9 आएगा यानी कि आई आ जाएगा। तो इस तरह गोकी आपका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है सादृश्यता का। कह रहा है ACEG को BDFH लिखा जाता है तो CEGI का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे A, उसके बाद लिखेंगे C और उसके बाद क्या लिखेंगे तो दोस्तों E लिखेंगे और आगे क्या लिख देंगे तो आप कहेंगे G लिख देंगे। और इसे लिखा क्या गया है तो लिखा गया है B के बाद क्या लिखा है दोस्तों? आप कहेंगे D, उसके बाद F लिखा है, उसके बाद H लिखा है। तो इसका आप लोगों को लॉजिक समझना है। लॉजिक समझिए, ए के बाद क्या आया है? पहले का अगर नंबर लाना है तो ए के बाद +1 करना पड़ेगा। उसके बाद सी के बाद डी आया है तो फिर से +1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गौर से समझना है दोस्तों। अगर हमारा अगला वाला सी के बाद डी आया है तो +1 होगा और आगे ई के बाद एफ आया है तो इसमें भी दोस्तों +1 होगा और जी के बाद अगर एच आया है तो इसमें भी +1 होगा। यानी कि सारे के सारे में +1 का लॉजिक चल रहा है। तो सी में अगर +1 कर देते हैं, सी में +1 कर देते हैं तो डी आएगा। इस तरह से बी और सी आपके गलत हो जाएंगे। इसके बाद ई में अगर +1 कर देते हैं तो एफ आएगा। तो डी के बाद एफ दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, सी में अगर 1 जुड़ेगा तो कितना आना चाहिए? डी आना चाहिए। ई में 1 जुड़ेगा तो एफ आना चाहिए। उसके बाद जी में 1 जुड़ेगा तो एच आना चाहिए और आगे आई में 1 जुड़ेगा तो क्या आना चाहिए? जे आना चाहिए। डी एफ एच जे इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि नीचे दिए गए अंकों का एक क्रम है। नीचे दिए गए अंकों के क्रम में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं है? जिनके ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन बाद में 2 स्थित है। तो बताइए, ठीक पहले 4 नहीं होना चाहिए लेकिन बाद में 2 होना चाहिए। तो ऐसे कितने 7 हैं? चलिए बात करते हैं। तो ठीक पहले क्या कहा है? 4 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर बात कर लें इस प्रश्न के बारे में तो आप समझेंगे यहां पर एक 7 मिल रहा है लेकिन इसके ठीक पहले दोस्तों क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ये वाला 7 का पेयर गलत हो गया। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला देखेंगे, 7 मिला है, उसके ठीक पहले दोस्तों क्या है? 8 दे रखा है। इस बार इसके ठीक पहले 8 दे रखा है जबकि बाद में 2 दे रखा है। तो ये प्रश्न वाले लॉजिक को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। 4 पहले नहीं होना चाहिए लेकिन 2 बाद में होना चाहिए। तो पहला वाला तो हमें मिल गया। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद देखते हैं तो एक 7 ये मिला, एक 7 ये मिला लेकिन इसके ठीक पहले 4 है तो ये इसका 7 का पेयर गलत हो गया। उसके बाद एक और 7 मिला है जिसमें ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन ठीक पहले 2 है। ठीक पहले 4 तो नहीं है दोस्तों
लेकिन ठीक बाद में क्या है, 2 है। ठीक है, बाद में 2 पूछा है, पहले 4 नहीं होना चाहिए। यानी कि प्रश्न वाले जो प्रश्न में दे रखा है उसका लॉजिक ये भी फॉलो कर रहा है। उसके बाद एक और दे रखा है, एक 7, ये देखिए इसके ठीक बाद में लेकिन 2 नहीं है। लेकिन अगले वाले जब 7 को देखते हैं, इस 7 को, तो इस 7 में क्या है, ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन ठीक बाद में 2 दे रखा है। तो इस तरह से ये भी प्रश्न के लॉजिक को फॉलो कर रहा है। अगला देखेंगे, ठीक पहले 4 आ गया तो गलत हो गया। इस तरह से हम कहेंगे इस अनुक्रम में, अंकों के अनुक्रम में 3 ऐसे 7 हैं जिनके पहले 4 नहीं है दोस्तों, लेकिन ठीक बाद में 2 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला को में अगला पद बताएं। दी गई अक्षर श्रृंखला में अगला पद बताएं, कौन सा पद होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इसके लॉजिक को समझिए। सबसे पहले क्या कहा है, ए बी कहा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद का है डी सी, यानी कि सी डी की जगह क्या हो गया, उल्टा हो गया, डी सी कह दिया इसने। ठीक है, सी डी की जगह इसका उल्टा क्रम कर दिया, डी सी हो गया। उसके बाद देखिए ई एफ का मतलब सीधा सीधा क्रम दे रखा है, ई एफ का क्रम सीधा दे रखा है। उसके बाद एच जी एच की जगह एच जी, यानी कि एक क्रम क्या कर दिया इसने, उल्टा कर दिया। एक सीधा एक उल्टा क्रम चल रहा है, गौर से समझना है आपको। अगला आई जे मतलब सीधा क्रम, यहां पर आई जे सीधा क्रम हो गया। ठीक है, आई और जे सीधा क्रम हो गया। उसके बाद अगला वाला देखेंगे, ये तो सीधा हो गया। अगला वाला देखेंगे एल के की जगह अगर के एल होता तो सही हो जाता, लेकिन ये उल्टा क्रम यानी कि एल के। तो देखिए यहां पर आप लॉजिक समझिए, पहली बार में सीधा क्रम, दूसरी बार में उल्टा क्रम। यहां पर देखो ये उल्टा है, उसके बाद फिर से सीधा क्रम, अगला उल्टा क्रम। ठीक है, उसके बाद फिर से सीधा क्रम और अगला उल्टा क्रम। तो क्या आना चाहिए, अब की बार सीधा वाला क्रम आना चाहिए। और सीधे क्रम में आएगा क्या, ये तो जरूरी है, आएगा क्या। तो आप कहेंगे इस श्रृंखला में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो एल के बाद क्या आता है, एम आता है। तो एम के बाद एन, ये पेयर मिलना चाहिए क्योंकि सीधा पेयर पूछ रहा है। क्योंकि पहला देखो ये सीधा है, ये उल्टा है, ये सीधा है, ये उल्टा है, ये सीधा है, ये उल्टा है। तो क्वेश्चन मार्क वाली श्रृंखला में सीधा पद आएगा और एम एन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी एक शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों का है किस संकेत में भारतीय गायक हैं परंतु नायक नहीं है। भारतीय गायक हैं परंतु नायक नहीं है, यानी कि यहां पर एक भारतीय का सर्कल है, यहां पर नायक का है, यहां पर गायक का है। क्या पूछा है, नायक नहीं होना चाहिए। तो नायक में आने वाले सारे के सारे गलत हो जाएंगे। नायक का सर्कल कौन सा है, देखिए ये वाला सर्कल दे रखा है। तो नायक के सर्कल में कौन आ रहा है, बी आ रहा है, गलत है। सी आ रहा है, गलत है। ई आ रहा है, गलत है। और एफ आ रहा है तो गलत है। ठीक है, इसके बाद भारतीय होना चाहिए, गायक होना चाहिए। तो भारतीय और गायक, एक देखिए ये वाला सर्कल किसका है, आप कहेंगे सर गायक का सर्कल है। उसके बाद यहां पर ऊपर वाला सर्कल देखिए, ये ऊपर वाला सर्कल देखिए किसका है, इंडियन का सर्कल है। तो गायक और इंडियन दोनों के सर्कल में जो आएगा वो सही उत्तर होगा। और दोनों के सर्कल में ये छोटा सा बिंदु ऑप्शन, ये डी नाम का आ रहा है। क्या आ रहा है, डी नाम का जो अक्षर है ये आ रहा है इन दोनों में। तो इस तरह से हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है डी। ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों डी दे रखा है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो आपका भारतीय भी है, गायक भी है, परंतु नायक नहीं है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और ये दोस्तों ये रिलेशन का शानदार सा क्वेश्चन है, किसका, ब्लड रिलेशन का। कह रहा है ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। ए नाम का कोई शख्स है, वो पुस्तक पढ़ रहा है और वो जानता है कि ये जो पुस्तक लिखी है इसके जो लेखक हैं वो उसके नाम से परिचित हैं। कह रहा है सी का चाचा लेखक है, लेखक बी है। सी का चाचा लेखक बी है, ए की पुत्री सी है। किस प्रकार ए से बी संबंधित है, ए से बी संबंधित है ये बताना है। तो सबसे पहले इसको समझिए, सी का चाचा लेखक बी है। सी का चाचा कैसे बनेगा, सी यहां पर आएगा और इसके ऊपर आएंगे पिताजी। सी का यहां पर क्या आ जाएगा, सॉरी यहां पर क्या आएगा, सी, और सी के पिताजी बनेंगे। और पिताजी का जो भाई होगा वो आएगा आपका कौन, बी। ये रहा बी, और बी क्या है, एक चाचा है। ठीक है, ये हो जाएगा चाचा, यानी कि जेंडर क्या है इसका, मेल है। तो ये हो जाएगा प्लस। इसके बाद यही दोस्तों लेखक है, यही आपका क्या हो जाएगा, लेखक हो जाएगा। कह रहा है सी का चाचा लेखक बी है, सी का चाचा लेखक बी हो गया। इसके बाद आगे समझिए, कह रहा है ए की पुत्री सी है, तो ये रही सी क्या है, एक पुत्री है।
सी एक पुत्री है तो इसके लिए माइनस लगा देंगे। और ये पुत्री किसकी है, आप कहेंगे ए की पुत्री है, ए की पुत्री है तो ये इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगी, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। तो ए से बी संबंधित है, किस प्रकार ए से बी संबंधित है, ए से बी, ए से बी ए क्या कहेगा, ए कहेगा ये मेरा भाई है। क्या कहेगा दोस्तों, ये मेरा भाई है और वही लेखक है, मैं अपने भाई की पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। ये सांकेतिक भाषा का प्रश्न है। कह रहा है यदि हरे को काला, काले को नीला और नीले को लाल और लाल को सफेद और सफेद को नारंगी कहा जाता है तो ताजे खून का रंग क्या होगा। जल्दी से बताइए, यहां पर खून का रिश्ता पूछ लिया आपसे, इस खून का रंग बताना है, क्या हो जाएगा रंग, जल्दी से बताइए। देखिए वैसे हमें पता है जो ताजा खून होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड का रंग कैसा होता है, ब्लड का रंग लाल होता है। अब हमने आपसे ये यहां पर नहीं पूछा है किस कारण होता है, वो भी समझ लीजिए, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, तो ताजे खून का रंग कैसा मिलेगा, लाल मिलेगा। लेकिन यहां पर प्रश्न में लाल को क्या कहा है, आप कहेंगे सर लाल को सफेद कहा है, तो ताजे खून का रंग कैसा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के अनुसार, क्योंकि लाल को सफेद कहा है तो सफेद इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 2 सेकंड का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। जल्दी से बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जो शेष से संबंध नहीं रखता है। देखिए दोस्तों, अगर बात कर लें इस प्रश्न के बारे में तो आपको गौर से समझना है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। ऑप्शन नंबर ए पृथक्कन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी अनुक्रमणिका दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना दे रखा है और ऑप्शन नंबर बी क्या है, मूल पाठ है। तो ये एक पुस्तक से संबंधित शब्दावलियां हैं, पुस्तक से संबंधित शब्दावलियां हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, इस जब आप कोई पुस्तक देखेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई पुस्तक रखी है तो आप उसको उठा करके लाइए, तो आप क्या करेंगे, उस पुस्तक को जैसे ही पलटेंगे उसमें या तो आपका पृथक्कन लिखा होगा, शुरुआत में 1-2 पेज में जो नोटिफिकेशन आता है उसको या तो उसमें पृथक्कन लिखा होगा, पूरा पुस्तक जो है उसका पूरा सा सार, मतलब इस पुस्तक में क्या है तो उसको पृथक्कन कहा जाता है। उसी प्रकार उसी पृथक्कन को अनुक्रमणिका भी कहा जाता है और उसी पृथक्कन को दोस्तों प्रस्तावना भी कहा जाता है। तो दोस्तों कोई मूल पाठ, जैसे कोई मूल पाठक पुस्तक है और वो दोस्तों आपके उसके जो आगे का हिस्सा होता है पुस्तक का छोटा सा, जिसे हम सारांश कह सकते हैं, इसका एक और पार्ट होता है, वो होता है सारांश। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यानी कि शुरुआत का जो भाग है इस पुस्तक में क्या लिखा है, तो यानी कि पृथक्कन, अनुक्रमणिका और प्रस्तावना, ये तीनों के तीनों जो शब्द होते हैं, ये तीनों के तीनों शब्द मूल पाठ के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से जो मूल पाठ होगा वो दोस्तों इस प्रश्न का विषम उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, मूल पाठ विषम होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाली तीनों शब्दावलियां हैं या तो पृथक्कन, अनुक्रमणिका या प्रस्तावना, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कथन निष्कर्ष का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष नाम से एक अलग से चैप्टर होता है रीजनिंग में, और वहां से आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है अहिंसा मानव का बुनियादी सिद्धांत होना चाहिए। जो अहिंसा होती है वो दोस्तों मानव का बुनियादी सिद्धांत होना चाहिए। चलिए कथन नंबर 1 को देखते हैं। उसके बाद कथन नंबर 2 लिखा है हम सबको अहिंसा का पालन करना चाहिए। हम सबको क्या करना चाहिए दोस्तों, अहिंसा का पालन करना चाहिए। चलिए हम अब, क्योंकि बापूजी भी चाहते थे, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता जिनके नाम से हम जानते हैं महात्मा गांधी को, ठीक है याद रखेंगे, वो भी चाहते थे कि अहिंसा करो, अहिंसा करो, ताकि बुनियाद, ये एक जीवन का बुनियादी सिद्धांत है। यानी कि कोई आपको थप्पड़ मारे उसको दूसरा गाल दिखा दो कि इसमें भी मार दो, लेकिन हालांकि आजकल वो जमाना नहीं रहा। तो बापूजी के ऊपर ये एक बात कही गई कि अहिंसा मानव का बुनियादी सिद्धांत होना चाहिए और हम सबको अहिंसा का पालन करना चाहिए। लेकिन आप यहां पर एक बात याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर आपको कथन के अनुसार निष्कर्ष देना है। जो भी कथन में दे रखा है, अगर कथन से अतिरिक्त कोई अन्य शब्द निष्कर्ष में आते हैं तो वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो चलिए अब इसको देखिए आप लोग। निष्कर्ष नंबर 1, हम सब अहिंसा के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। आप में से बताइए ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अहिंसा के अर्थ को समझते हैं। और आप बताइए यहां पर कथन में कहीं भी अहिंसा का अर्थ दे रखा है, बताइए वास्तविक अर्थ कहीं पर अहिंसा का दे रखा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दे रखा है। यानी कि निष्कर्ष नंबर जो 1 है वो कथन के अनुसार नहीं है, तो ये वाला गलत है। दूसरा, अहिंसा को विश्वव्यापी सामंजस्य
को प्रोत्साहन करना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ये बात कही गई है दोस्तों कि विश्व के लेवल पर अहिंसा को बुनियादी सिद्धांत बनाना चाहिए, सबको अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये तो कहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं कहा है विश्वव्यापी सामंजस्य। कोई भी शब्द आया है कहीं कथन में? आप कहेंगे नहीं आया है। तो अन्य शब्द आ गया कथन के अनुसार, ये अन्य शब्द आ गया, तो ये वाला भी दोस्तों क्या हो गया? धुआंधार तरीके से ये भी गलत हो गया, इसको याद रखेंगे। तो अब हम कहेंगे ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 आपका अनुसरण करता है या फिर फॉलो करता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोनों निष्कर्ष गलत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है, इस प्रश्न आकृति का क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए ये प्रश्न आकृति दे रखी है और यहां पर ये आपका बाईं ओर दर्पण दे रखा है। कौन सी दिशा में? तो आप कहेंगे बाईं ओर दर्पण दे रखा है। तो इसमें बताइए कौन सा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अगर बात कर लें इस प्रश्न की, तो मान लीजिए यहां पर एक दर्पण रखा है, ठीक है, यहां पर एक दर्पण रखा है और इस दर्पण के इस दिशा में एक आकृति बनी हुई है। कौन सी दिशा में? इस दिशा में। तो इसका सही आकृति इस दिशा में बतानी है। कौन सी दिशा में? इस दिशा में बतानी है। तो इसको आप गौर से समझिए। देखिए यहां पर ये दर्पण है, मान लेते हैं हम, ये एक हमारा दर्पण हो गया, ठीक है, ये दर्पण हो गया। उसके बाद अब हमें इस दिशा में बताना है, तो गौर से समझिए। ये आपकी आकृति कुछ इस तरह से दे रखी है। जब ये इस दिशा में जाएगी, उस तरफ जाएगी, तो ये कैसी बनेगी? तो आप कहेंगे सर ये कुछ इस तरह से बनेगी। कैसे बनेगी? तो ये कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनेगी, ठीक है। कैसे बनेगी? तो गौर से समझना है, ये इस तरह से बनेगी, ठीक है, ये बन गई। उसके बाद अब देखिए इस आकृति में दो अंदर की ओर ये कट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? दो फूल टाइप के आकृति में अंदर की ओर दे रखे, ऐसे ऐसे, ठीक है, हो गए दोस्तों। तो इसको याद रखेंगे, ये हमारे कुछ इस तरह से हो जाएंगे। एक मिनट, ये हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह से ये क्या हो गए? फूल हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इसको हम मिटा देते हैं प्रश्न आकृति को। तो प्रश्न आकृति में एक चीज आप गौर से देखिए, क्या देखना है आपको? देखना है यहाँ पर एक छोटू सा ये क्या दे रखा है, इसमें कुछ डॉट टाइप का दे रखा है और दर्पण से नजदीक दे रखा है। तो दर्पण से नजदीक होना चाहिए, कहाँ से? इस दिशा में। दर्पण से नजदीक गोला सा सर्कल होगा डॉट टाइप का, वो कुछ इस तरह से यहाँ पर बनेगा, ठीक है दोस्तों, ये बन जाएगा। उसके बाद दर्पण के बाहरी, यहां पर इस आकृति के बाहरी ओर, यानी कि दर्पण से दूर बाहरी ओर एक और सर्कल टाइप का ये दे रखा है कुछ ऐसा। तो ये बाहरी ओर दर्पण से इस दिशा में बन जाएगा, ठीक है, यहां पर बन जाएगा कुछ ऐसा। तो ऐसी आकृति होनी चाहिए। ऐसी आकृति कहां पर है? देखिए ये तो आपकी एज इट इज सेम दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में भी आपकी एज इट इज सेम दिशा में दिखाई दे रही, तो ये गलत हो जाएगी। इसके बाद देखिए इनमें से कौन सी आकृति अब सही है ऑप्शन सी और बी में? तो आप देखेंगे ऑप्शन बी में अंदर की ओर, माफी चाहेंगे ऑप्शन सी में अंदर की ओर कहीं पर प्रश्न आकृति में कुछ दे रखा है। गौर से देखिए प्रश्न आकृति को, इसको हम फिर से मिटा देते हैं। तो आप प्रश्न आकृति को गौर से देखिए, क्या अंदर की दिशा में प्रश्न आकृति में कुछ दे रखा है दर्पण के नजदीक? कहां पर? तो गौर से समझिए, यहां पर देखिए, एक मिनट, यहां पर देखिए क्या कुछ दे रखा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो यहां पर कैसे ये अंदर आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है और ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस दर्पण प्रतिबिंब का सही उत्तर है। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कथन निष्कर्ष का ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, यानी कि न्याय निगमन का। इसमें कहा है कि सभी वृक्ष झाड़ी हैं, तो इसको बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सबसे पहले वृक्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं? V4 वृक्ष बना देते हैं। और सारे के सारे वृक्ष किसके अंतर्गत आ रहे हैं? तो आप कहेंगे सर ये झाड़ी के अंतर्गत आ रहे हैं। किसके अंतर्गत? J4 झाड़ी बना देते हैं। तो ये रहा J4 झाड़ी। उसके बाद क्या कहा है? उसके बाद दोस्तों हमसे कहा है कुछ पौधे वृक्ष हैं। कुछ पौधे क्या हैं दोस्तों? याद रखेंगे, कुछ पौधे हमारे वृक्ष हो जाएंगे। तो वृक्ष कहाँ पर है? ये वाले हैं। तो कुछ पौधे बना देते हैं ऐसे, इस दिशा में वृक्ष बना देते हैं, ठीक है। इतने इतने से ये जो वृक्ष हैं ये क्या हो जाएंगे? हमारे पौधे हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कुछ पौधे वृक्ष हो जाएंगे। तो P4 पौधा यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह का हमारा यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों? आकृति बनेगा, सर्कल बनेगा। तो अब देखिए पहले वाले को पढ़िए, पहले वाले निष्कर्ष को पढ़िए। कह रहा कुछ पौधे झाड़ी हैं, कुछ पौधे, ये रहा पौधे, ये रहा झाड़ी। तो क्या कुछ पौधे झाड़ी हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। कौन से वाले कुछ पौधे झाड़ी हैं? आप कहेंगे ये जो झाड़ी का बड़ा सा सर्कल दे रखा है, इतना इतना सा ये जो पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट किसके अंतर्गत आ रहा है? आप कहेंगे झाड़ी का पौधे के अंतर्गत आ रहा है। यानी कि कुछ पौधे क्या हो गए? झाड़ी हो गए। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कुछ पौधे झाड़ी नहीं है। पहली बार तो कह रहा था कुछ पौधे झाड़ी है, जो कि हमने बना दिया, यानी कि सही बना दिया।
इसके बाद आगे कहा है कुछ पौधे झाड़ी नहीं है। अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर एक गलती कर देते हैं दोस्तों, वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो लोग गलती क्या करते हैं, गौर से समझिए इसको। वो लोग क्या सोचते हैं, ये जो पौधों का एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये दोस्तों क्या है, ये आपका झाड़ी नहीं है। लेकिन ये एग्जैक्टली उत्तर नहीं है, गौर से समझिए, ये एग्जैक्टली उत्तर नहीं है। ये ऐसा भी बन सकता था। सबसे पहले मैं बना दूं एक बड़ा सा सर्कल, किसके लिए, J4 झाड़ी के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूं, यहां पर सभी वृक्ष जो थे, सभी जो वृक्ष थे, गौर से समझना है, जो सभी वृक्ष थे वो क्या हो जाते, सभी वृक्ष झाड़ी हो जाते। उसके बाद कुछ वृक्ष क्या थे, पौधे थे। तो ये इस तरह से बन जाता। अब देखिए यहां पर ये क्या हो गया, सारे के सारे जो पौधे हैं वो वृक्ष के अंतर्गत आ गए। लेकिन यहां पर क्या कहा है, कुछ पौधे झाड़ी नहीं है, कुछ पौधे झाड़ी नहीं है। तो कुछ पौधे झाड़ी तो कैसे बनेंगे दोस्तों, गौर से समझना है। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, इसको गौर से समझना है। अब इसको याद रखेंगे, ये वाला गलत हो जाएगा। यानी कि केवल और केवल निष्कर्ष नंबर 1 अनुसरण कर रहा है। कैसे, एक बार यदि नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। कुछ पौधे का झाड़ी हैं, तो कुछ पौधे तो हमने झाड़ी बना दिया ऑलरेडी। यहाँ पर कहाँ पर बनाया, तो 1 मिनट, यहाँ पर बनाया था ये वाला। कुछ पौधे तो झाड़ी बना दिया, यानी कि सही हो गया। इसके बाद कुछ पौधे झाड़ी नहीं है, कुछ पौधे झाड़ी नहीं मतलब ये वाले, और ये पूरा पार्ट हमने यहाँ पर अंदर रख दिया। तो इस तरह से ये एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा है, और एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा है, तो इस कारण ये गलत है, ठीक है, याद रखेंगे। और हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को अब अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है पक्षी, गरुड़ और शुतुरमुर्ग में से बताइए कौन सा बेन आरेख बनेगा। तो सबसे पहले शानदार तरीके से इसको देखिए। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे पक्षी का। क्या बनाएंगे दोस्तों, सर्कल बनाएंगे एक पक्षी का। तो इस तरह से ये जो सर्कल होगा ये हमारा पक्षी को डिनोट करेगा। किसको, पक्षी को। इसको याद रखेंगे। इसके बाद पक्षी के अंतर्गत दोस्तों आता है गरुड़। कौन आता है, गरुड़, जो कि बाज की प्रजाति का होता है, वो आपका पक्षी के अंतर्गत ही आता है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम दोस्तों कहेंगे गरुड़, यानी कि पक्षी के अंतर्गत आ रहा है, तो ये हो गया हमारा गरुड़, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो शुतुरमुर्ग होता है, तो आपने देखा होगा सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी। ये हालांकि उड़ नहीं पाता है लेकिन सबसे तेज दौड़ता है, और ये क्या है, एक पक्षी है। तो सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। तो पक्षी के अंतर ये भी आता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा शुतुरमुर्ग हो जाएगा। इस तरह का आरेख बनेगा। बताइए इस तरह का आरेख कौन से ऑप्शन में है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि एक सर्कल बड़ा सा होगा और उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर 2 छोटे छोटे सर्कल, इस तरह से। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह की मेहनत के लिए आप एक लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप अपना रिव्यू भी दे सकते हैं। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू भी दीजिए, ठीक है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन कर लीजिए, यानी कि बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जब भी इस तरह की क्लासेस आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।